हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का लेक्चर क्लास 10th का अगला लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम लोग जो पिछला लेक्चर के आगे बात करेंगे, हम लोग समझे कि उसमें चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और हम लोगों ने देखा कि चार्ज जो है दो तरह का है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। नेचर है दोनों चार्ज का अलग अलग, एक प्लस साइन है तो दूसरा माइनस साइन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने ये दो नेचर के चार्जेस पर उसकी प्रॉपर्टीज को डील किया कि चार्ज दो नेचर का है, प्लस और माइनस। तो प्लस और प्लस में और माइनस में किस तरह का जो है अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, उस तरह से हम लोगों ने बात किया। प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखा, मतलब कि प्लस प्लस में रिपल्सन होता है और प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद हम लोग अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज इज कंजर्व। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग लिखते हैं या समझते हैं इसके बारे में कि क्या है चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज कंजर्व। चार्ज जो है कंजर्व होता है। तो चार्ज कैसे कंजर्व होगा भाई? माने पॉजिटिव चार्ज कंजर्व होगा, नेगेटिव चार्ज कंजर्व होगा, या इसमें कुछ और समझना पड़ेगा कि चार्ज कंजर्वेशन का जो रूल है वो किस तरह से फॉलो होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस कंजर्वेशन का जो रूल है किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर फिट होगा। ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कंजर्व है, नेट चार्ज कंजर्व है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज कंजर्व होता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। ध्यान रखें कि नेट चार्ज होता है कंजर्व, न कि पॉजिटिव चार्ज कंजर्व हो जाएगा केवल, नेगेटिव चार्ज कंजर्व हो जाएगा ओनली, मतलब दोनों मिलाकर। और आइसोलेटेड सिस्टम का तो व्हाट डू मीन बाय सर? थोड़ा सा आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बता दीजिए कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। मतलब एक ऐसा सिस्टम आपने बनाया या एक ऐसा सिस्टम का चुनाव किया जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि कोई भी सिस्टम आपने बनाया तो उसके अंदर में आपस में कुछ चीजें हो सकती है, लेकिन ना बाहर से अंदर कुछ आ सकता है या अंदर से बाहर भी कोई जा नहीं सकता है, या उसमें कोई छेड़छाड़ हो सकता है। अंदर में कुछ अपना कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन हो सकती है या कुछ करा सकते हैं आपस में। तो अंदर में चार्ज का जो है कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो सकता है आपस में, बट नेट चार्ज उस सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहेगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रहे कि जो हम लोग आइसोलेटेड की बात की है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज भी लिख सकते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। चार्ज लिख सकते हैं इसमें, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड in an isolated system, in an isolated system।
आइसोलेशन का मीनिंग समझा दिया। जैसे आज के डेट में जो कोविड-19 की वजह से जो चीजें हो रही है, आप लोग देख रहे हैं कि आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है, मतलब कि उसको एक तरफ से अलग थलग कराया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी जो है होने लगती है, जिसकी वजह वही केस आइसोलेशन का मीनिंग वही है, आइसोलेटेड सिस्टम का, कि बाहरी दुनिया से उसको अलग रखा जाए। मतलब कि आप ऐसे समझे इसको, थोड़ा सा ऐसा हम लोग एग्जाम्पल के तहत इसको समझेंगे और देखेंगे, क्योंकि बच्चे के मन में थोड़ी बहुत जो चीजें हैं इसको लेकर दिक्कत आती है, तो हम लोग इसको कैसे समझते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक ये आइसोलेटेड सिस्टम बनाया है जो ये बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है, मतलब कि इधर का कोई चीज इधर नहीं आ सकता या इसके अंदर का कोई चीज बाहर नहीं जा सकता। दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम। ये है आइसोलेटेड सिस्टम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखें कि हमने इसमें 3 बॉल लिया, मान लो ए, बी और सी, तीनों पर किसी तरह से हम लोग चार्ज क्रिएट कराए हुए हैं। मान लो इस पर चार्ज है 10 कूलम, इस पर चार्ज है -4 कूलम, 4 कूलम, इसको मान लो QA है और इस पर मान लो QB है, और यहां पर मान लेते हैं कि QC है -4 कूलम है। ये ध्यान देना, B पर -4 कूलम और QC पर कुछ मान लो 2 कूलम, ऐसा 2 कूलम मान लो। इसके अंदर आपस में हम लोगों ने कुछ इनके अंदर रिएक्शन कराकर या जो भी चीजें हो कुछ कराया, और इसके अंदर ही ये पाया गया फाइनली कि A जो बॉल है, B जो बॉल है और C जो बॉल है, कुछ कराने के बाद इसमें देखा गया कि इस पर चार्ज आ गया 2 कूलम, QC पर चार्ज जो है -6 कूलम आ गया, QC पर मान लो -6 कूलम आ गया। तो पूछा गया कि QB पर कितना चार्ज है। तो आप क्या करोगे, QB पर चार्ज निकालने के लिए फाइनल चार्ज जो है, आपस में कुछ कराया, मान लो किसी तरह से कुछ एक्सचेंज कराया, कुछ भी कराया, तो इस पर चार्ज कितना होगा। तो पहले टोटल चार्ज, नेट चार्ज, इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान रखें। अगर उससे स्टेटमेंट में आप नहीं लिखे हो या मुझसे छूट गई होगी तो ये ध्यान रखें कि नेट चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम कंजर्व होता है। नेट चार्ज, ये टोटल चार्ज जो है हम लोगों का, मतलब कि 10 कूलम 10 प्लस -4 प्लस 2 इज इक्वल टू, क्योंकि इसके अंदर का इवेंट है, या आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर की कहानी है, तो ये बराबर हो जाएगा 2 प्लस QB निकालना है तो ये QB कर दिया, प्लस इसमें -6 लिखा हुआ है, -6 लिखा हुआ है, तो यहां पर -6 कूलम, जो फाइनल चार्ज अगर -6 कूलम इस पर आता है तो -6 कूलम हम लोग लिख लिया। अच्छा सर, ये बात 10 में से -4 चला गया, ये 2 ने 2 को हम हटा दिया, चलो दोनों प्लस को माइनस कर, 10 में से -4 कितना हो गया भाई, 10 में से -4 चला जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा, 6 बचेगा। 10 में से 4 चला गया तो 6 बचेगा। इधर क्या हो गया, QB और -6 ये सब कूलम में है, तो QB इज इक्वल टू कितना हो गया, ये -6 इस साइड में लाओ तो 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 कूलम। मतलब सर कि B पर जो फाइनल चार्ज आया वो 12 कूलम का होगा। यस, अगर 12 2 कितना हो गया, 14 में से 6 निकाल दो तो कितना बचा, 8,
यहां पर नेट चार्ज कितना था, 10 में से 4 गया, 6 2 8। देखो नेट चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कंजर्व होता है। एक बार फिर मैं बताना चाहता हूं कि कभी मैंने ये नहीं कहा कि ये ए पर जो 10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज था तो फाइनल देखो ए पर का 2 कूलम मिल गया, यहां पर बी पर का -4 था तो कितना बन गया, ये 12 कूलम बन गया, और सी पर का 2 कूलम था तो यहां पर जो है बना हुआ है -6 कूलम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझने का होता है, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन बच्चे को आती है। तो ध्यान रखें कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ये रिजल्ट्स वैलिड है, मतलब कि चार्ज कंजर्वेशन, मतलब नेट चार्ज कंजर्वेशन रूल जो है वैलिड है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं कहूं कि जो यूनिवर्स भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है। यूनिवर्स क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसलिए यूनिवर्स का भी नेट चार्ज जो है वो क्या होगा, कंजर्व रहेगा। ये सवाल आपको हो सकता है केसी वर्मा की बुक में भी मिले, यूनिवर्स वाली जो केसेस है। प्रॉपर्टीज नंबर नेक्स्ट, जो अगला प्रॉपर्टीज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसको भी माना जाता है। इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में कहा जाता है। क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, थोड़ा सा इसको समझना होगा हम लोगों को। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब यह है कि ऐसा समझे हम लोग कि हमारे पास एक बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, मान लेते हैं ये न्यूट्रल बॉडी ए है, न्यूट्रल बॉडी है, और इस बॉडी को चार्ज करना है हमको। तो चार्ज करने के लिए चार्ज का जो सोर्स है हमारा, जो नेचर में एग्जिस्ट करने वाली जो स्मॉलेस्ट यूनिट, जो इलेक्ट्रॉन पर के चार्जेज हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने पहले क्लास में लेक्चर नंबर 2 में डिस्कशन किया था कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है वो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, जिस पर हम लोग काम करते हैं। अगर मान लो कि ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल होने का क्या मतलब है, न्यूट्रल होने का मतलब क्या है भाई, कि क्या उस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है? नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो है, लेकिन बराबर मात्रा में है, बराबर संख्या में है। न्यूट्रल तो है मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन, देखिए कोई बॉडी जब चार्ज होती है तो उसमें से ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का ही होता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो तो न्यूक्लियस में सेटल्ड, वो तो उसको निकालना वेरी डिफिकल्ट है। तो हम लोग जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एटम के ऑर्बिट में, उसी को निकालते हैं। तो अगर मान लो कि इसमें से कोई कहे, या आप किसी भी माध्यम से इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, 10 इलेक्ट्रॉन को जब आपने बाहर निकाला तो ये बॉडी पर इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, तो ये बॉडी जो है ए, वो प्लस 10E, ई का मतलब क्या है भाई, तो ए का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है जो एक इलेक्ट्रॉन पर मैग्नीट्यूड वाइज होगा, या प्रोटॉन पर मैग्नीट्यूड जो है वो इतना चार्ज का। इलेक्ट्रॉन पर ऐसे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। लेकिन किसी बॉडी से जब हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, निकालते हैं, तो ये जो 10E है, E 10E, अब जरा सोचने वाली बात यह है कि क्या इस बॉडी से जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट है E, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, E है, क्या E/2 यहां से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। दुनिया की कोई भी ताकत लगा दो, जब जो हम लोग जिसको फंडामेंटली स्मॉलेस्ट यूनिट मान चुके हैं, वो स्मॉलेस्ट हो चुका है, तो उसको तोड़ देना पॉसिबल नहीं।
इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1e 2e 3e 4e 100e इस तरह का चीजें होगा। इट मीन्स दैट कि आप जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो इलेक्ट्रॉन जो है इंटीग्रल मल्टीपल में आते हैं। इट मीन्स हम ये बात बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी जो चार्ज एक्वायर करता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो प्रेजेंट है नेचर में, जो एग्जिस्ट करता है नेचर में, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई बॉडी जो है चार्ज को एक्वायर करती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इट मीन्स कि हम ये कहना चाहते हैं, मतलब कि आपका सवाल ऐसा हो सकता है कि क्या सर आप ऐसा कुछ कहना चाहते हैं कि चार्ज जो है किसी बॉडी पर आएगा क्यों वो प्लस माइनस एन इंटू ई के फॉर्म में आएगा। तो एन क्या है सर? तो एन है 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके नंबर है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस बॉडी में ये घटना होती है वो बॉडी खुद क्वांटाइज्ड हो जाती है। मतलब कि क्लास 10th के रिगार्डिंग जब इतना समझते हो, मतलब कि इतना जान जाते हो कि कोई भी बॉडी जो है इंटीग्रल मल्टीपल्स में, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज से किसी बॉडी के अंदर चार्ज अपीयर हो गया या जो ट्रांसफर होगा, तो ट्रांसफर तो भाई इंटीजर फॉर्म में ही होगा। तो इस तरह से हम लोग काम को करेंगे। इस पर सवाल भी बनते हैं, तो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो जरूर एक माइंड में प्लेटफॉर्म सेट हुआ होगा कि हम कहना क्या चाह रहे थे, और जो कहना चाह रहे थे उसके बारे में मैंने बताया, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया कि इसी तरह से हम लोग चार्ज की कैलकुलेशन करेंगे। कुछ थोड़ा सा और हम लोग प्रॉपर्टीज में देखें तो आपको बताया कि चार्ज दो तरह का है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है। सेम नेचर की चार्जेस जो है, रिकॉल कर रहे हैं, सेम नेचर की चार्जेस जो है वो रिपेल करती है, ऑपोजिट नेचर की चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें और कुछ चीजें हैं, जैसे मैं कहूं आपसे कि चार्ज जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऐसे अगला जो प्रॉपर्टी के रूप में ही लिख सकते हैं कि चार्ज जो है ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास होता है। सर ये कैसे, ये कैसे आप बता रहे हैं कि चार्ज जो है ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास? मतलब ये हुआ कि चार्ज जो है, मैंने कहा कि ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। सर थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए, हम लोगों को थोड़ा उतना क्लियर नहीं है। चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास मतलब कि जहां चार्ज है वहां मास श्योर है, वहां मास क्या है? श्योर है। लेकिन जहां मास है वहां पर चार्ज श्योर होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन चार्ज जहां पर है वहां मास एकदम बिल्कुल होना ही है। अगर ऐसा नहीं है तो चार्ज बॉडी नहीं हो सकती। कैसे? थोड़ा सा सुने। मान लो कि कोई बॉडी जब चार्ज होती है, कोई भी बॉडी जो है चार्ज होती है, तो उसके से क्या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं या नहीं तो किसी के अंदर घुसते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज का जो सोर्स है वो उसका तो अपना मास है, तो कहीं भी वो जाएगा तो अपना मास लेकर जाएगा। तो जैसे ही किसी के अंदर घुसा तो बॉडी तो निगेटिवली चार्ज हुई, और जिससे निकला वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब ये सर कहना चाहते हैं आप कि जब भी चार्ज की कॉन्सेप्ट आएगी वहां मास का कॉन्सेप्ट होगी। यस, क्योंकि
किसी बॉडी से अगर मान लो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक न्यूट्रल बॉडी है ये ए, इसमें से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाला, 10 इलेक्ट्रॉन निकाला, 50 इलेक्ट्रॉन निकाला। इस न्यूट्रल बॉडी से जब हम लोग, ये बॉडी ए है, इसका मास था मान लो m1 था, मास मान लो ये क्या था, m1 था। इसमें से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाला, कुछ इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज होगी। मान लो कि इसमें से हम लोग 100 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 100 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 100 इलेक्ट्रॉन जो है निकाल दिया, 100 इलेक्ट्रॉन माइनस 100 इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर किया, तो इस पर जो चार्ज अपीयर हुआ, इस बॉडी पर जो चार्ज अपीयर आया, इसी बॉडी के बारे में बात हो रही है। जो पहले न्यूट्रल था, अब इस पर चार्ज आ गया। पहले न्यूट्रल था और इसका मास मान लो m1 था। अब जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो अपना मास तो लेकर चला गया, अपना मास क्या किया, लेकर चला गया। तो हम एसोसिएशन करना चाहते हैं कि ये मास से कैसे रिलेट करता है। तो पहली बात की इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से जो कहानी है इसकी, इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेगा किसी बॉडी से तो बॉडी चार्ज होगी, अगर चार्ज होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है का पास अपना मास होता है। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन भी समझ लीजिए थोड़ा सा, 1.67 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है, माइनस 27 kg। लगभग इतना ही मास से न्यूट्रॉन का भी होता है, लगभग थोड़ा न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भारी होता है, ये समझ ले हम लोग इसको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला इसमें से, समझे ये थोड़ा सा, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा क्लास भी कंक्लूड करना होगा लेकिन लंबा करना नहीं है ज्यादा। चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मतलब कि आपने समझ लिया कि जहां पर चार्ज है वहां मास मस्ट है, उसका मतलब ये हुआ। अब थोड़ा सा कहानी इस तरह से भी समझे हम लोग कि अगर इसको हम लोग अगला, ये चार्ज एसोसिएटेड विद मास हो गया, अगला एक चीज कॉन्सेप्ट ऐसे समझे कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, कोई भी न्यूट्रल बॉडी है और उस न्यूट्रल बॉडी से हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या घुसाते हैं। हमने यहां पर निकाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पर प्लस 100 E के कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ज आएगा। वेरी नाइस। तो जब इस पर पहले m1 था, अब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जब बना तो इसका मास सर कुछ m1 डैश हो गया। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन m1 एंड m1 डैश? m1 न्यूट्रल बॉडी का मास है बेटा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से समझ लीजिएगा कि न्यूट्रल में जो मास था बॉडी का, तो जब वही न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो गई, मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो गई, तो उसकी मास बदल गया। मास पॉजिटिव चार्ज की बॉडी जो है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो उसकी मास में स्लाइटली डिफरेंस आया हो। ये सर तो हाँ सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला, और जब इलेक्ट्रॉन निकला तो अपना मास तो ले गया। तो इट मीन्स कि न्यूट्रल बॉडी का जो m1 मास है, न्यूट्रल बॉडी का मास, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जब वो बना, वो मास जब m1 डैश है, तो ये m1 डैश कम की ज्यादा, सोचो कम की ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकला है, तो अपना मास तो ले गया होगा, तो ये मास कम हो जाएगा। मतलब कि m1 जो है वो इस तरह का, m1 जो है ग्रेटर देन होगा m1 डैश से। m1 डैश पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास है, उसी पर्टिकुलर बॉडी के बारे में बोल रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोग अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो एक बॉडी बी है, ऐसा समझ लो, ऐसा बॉडी बी मान लिया, इसमें से हमने 100 इलेक्ट्रॉन को घुसा दिया, न्यूट्रल में इसका मास मान लो m2 है। अब ये जो बॉडी बी है, अब समझ लो बॉडी बी जो है, इस पर निगेटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए और इसका मास हो गया m2 डैश। क्या हो गया मास? m2 डैश हो गया।
तो जब M2 डैश हो गया तो M2 डैश बेटा बड़ा हो जाएगा, मतलब निगेटिवली चार्ज बॉडी का जो मास है अपने अपने न्यूट्रल स्टेट से ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि M2 जो न्यूट्रल बॉडी का मास है, M2 किसका बॉडी है, B बॉडी का न्यूट्रल स्टेट में मास है। जैसे इसमें 100 इलेक्ट्रॉन घुसेड़ दिया, तो जैसे ही 100 इलेक्ट्रॉन घुसेड़ा तो ये निगेटिवली चार्ज बॉडी बना। ये कैसा बॉडी बना, निगेटिवली चार्ज बॉडी बना। और इस निगेटिवली चार्ज बॉडी की मास M2 से M2 डैश बन गया, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मास घुसा होगा, तो M2 डैश ग्रेटर देन M2 होगा। ये डिफरेंस स्लाइटली होता है, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा अमाउंट का नहीं होता है, लेकिन ये जानना जरूरी था हम लोगों को कि किसी भी निगेटिवली चार्ज बॉडी या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास में अंतर होता है कि नहीं। तो यस, अंतर होता है उसके न्यूट्रल स्टेट से। आज का लेक्चर जो है इतना ही। पढ़िए, खूब मन लगाकर पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।